हेलो हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है एसजे एजुकेशन में। हम इस सीरीज में प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। और अभी आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ों से कनेक्ट करवा देता हूँ जो हमने पीछे पढ़ा है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप उसको जाकर देखें, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से शॉर्ट हो जाएं और अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि आप चीज़ों को क्या कर पाए, एक दूसरे से रिलेट कर पाए और कनेक्ट कर पाए। फिलहाल मैं आपको पीछे की जो चीज़ें पढ़ी हमने उससे कनेक्ट करवा देता हूँ, ताकि आप क्या कर सको, इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओ। नवपाषाण काल में उतनी सारी चीजें नहीं है जितनी हमने अभी तक पीछे पढ़ी पूर्वपाषाण काल में और मध्यपाषाण काल में। नवपाषाण काल में थोड़ी सी चीजें हैं बट इम्पोर्टेंट है, जिनको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और इनसे काफी सारे क्या करे जाते हैं, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा और समझिएगा। पहले मैं बता दूं आपको कि हमने जो प्राचीन इतिहास की शुरुआत करी वो प्रागैतिहासिक काल से शुरुआत करी थी, जिसमें पूर्वपाषाण काल और मध्यपाषाण काल, ये दोनों हमने क्या कर लिया है, खत्म कर लिया है। अब हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे पूर्वपाषाण काल को हमने 3 हिस्सों में पढ़ा था। मध्यपाषाण काल के बारे में भी हमने काफी सारी बातें समझी थी, और नवपाषाण काल के बारे में अब हम समझने जा रहे हैं। जनरली हमारे पास क्या है, मध्यपाषाण काल में जैसे मैंने आपको बताया था कि होमोसेपियंस मतलब आधुनिक मानव क्या हो चुके थे, अपने आरंभिक अवस्था में आ चुके थे, और इनकी सोचने की, इनकी बौद्धिक क्षमता भी क्या थी, अधिक थी, जो पूर्वपाषाण काल में हमें देखने को नहीं मिला था। और साथ ही मैंने ये भी बताया था कि मध्यपाषाण काल में क्या हुआ था कि काफी ज्यादा जलवायु में भी परिवर्तन हुआ था, जिसकी वजह से नदी और झीलों का निर्माण हुआ था। नदी और झीलों का निर्माण हुआ था तो उससे क्या हुआ था, इनके जीवन शैली पे भी उस चीज का असर पड़ा था। और ये क्या करने लग गए थे, छोटे छोटे जीवों को भी, छोटे छोटे जीवों का शिकार करने लग गए थे। और उन छोटे छोटे जीवों के शिकार के लिए ये क्या कर रहे थे, अपने औजारों या उपकरणों में कई सारे चेंजेस या कई सारे अपग्रेड कर रहे थे। अब हम नवपाषाण काल के बारे में बात करते हैं। तो नवपाषाण काल को इंग्लिश में न्योलिथिक एज कहते हैं, और कई जगह आपको ये न्यू स्टोन एज के नाम से भी दिखेगा। ठीक है। पहले हम इसके समय अवधि को जान लेते हैं कि क्या है इसकी समय अवधि। ये लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व के बीच का समय माना जाता है, परंतु भारत में लगभग ये 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आपको मैं पहले ही बता दूं, और पहले भी मैंने बताया इस चीज के बारे में, कि आप अगर डेट को लेके चलेंगे इसमें तो आप कभी भी करेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो डेट है यहाँ पे, जैसे मैंने दो डेट आपको मेंशन करी है, एक 9000 से 4000 ईसा पूर्व और एक 6000 से 1000 ईसा पूर्व। ये जो है 6000 से 1000 ईसा पूर्व, ये भारत के संदर्भ में है, और ये पूरे विश्व के संदर्भ में है। भारत के संदर्भ में आप देखोगे एक जगह आता है मेहरगढ़, जिसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। इसको आपको ध्यान में रखना है। इस मेहरगढ़ में जो है कुछ साक्ष्य मिले हैं जो कि 7000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, भारत के संदर्भ में आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मेहरगढ़ की बात करें तो ये पाकिस्तान में। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि डेट पे आपको नहीं जाना है, बस डेट ऐसा समय अवधि दे रखा है कि आप समझ सको और चीजों को रिलेट कर सको। कोई भी जगह पे आपको क्या होगा, करेक्ट डेट आपको नहीं पता चलेगा। विकिपीडिया पे आपको कुछ दिखेगा, गूगल पे आपको कुछ दिखेगा, और चैट जीपीटी पे आपको कुछ दिखेगा। तो हर जगह डेट्स क्या है, अलग है। और डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन वैसे इसमें पूछा भी नहीं जाता है। तो आपको बस थोड़ा सा रिलेट करने के लिए और चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये किस समय की बात है। ओके। तो आप उसको क्या कर पाएंगे, चीजें रिलेट कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको बता दिया, लगभग 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, ये पूरे विश्व की बात है। और भारत में लगभग इस अवधि को 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। नवपाषाण काल की में हम बात करते हैं।
तो साथ में ही अगर बात करें भारत के संदर्भ में, तो 1860 में मैसूरिचर नाम के एक व्यक्ति ने, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, उन्होंने 1860 में उत्तर प्रदेश में पहला साक्ष्य, जो नवपाषाण काल से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड साक्ष्य, पहला साक्ष्य इन्होंने खोज करा था। किन्होंने? मैसूरिचर ने 1860 में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये मैंने स्लाइड में नहीं डाला हुआ है, बट आपको क्या करना है, मैंने बताया है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। कई चीजें ऐसी हैं जो मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ स्लाइड से, तो आप उसको लिखेंगे तो वो आपको याद रहेगा और आप बाद में उसको क्या कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे। सेकंड हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया कि इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिनको आपको बहुत ध्यान में रखना है। नॉर्मली ये आधुनिक मानव है, तो आप आधुनिक मानव की तरह सोचो कि पीछे क्या चल रहा था, अब ये आगे की तरफ क्या बढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले हम बात करते हैं कृषि की शुरुआत। कृषि की शुरुआत क्या था, उस समय पे नहीं हो रहा था, बट अब यहाँ पे क्या होगा, कृषि की भी शुरुआत क्या करने लगेंगे, ठीक है। मानव की बुद्धि क्या है, असीमित है, इनफाइनाइट है। वो क्या करेगा, चीजों को बेहतर करने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। तो यहाँ पे भी वही चीजें चल रही हैं। मध्य पाषाण काल में वो क्या कर रहे थे, शिकार कर रहे थे, बट कृषि पे निर्भरता नहीं थी, कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी। बट यहाँ पे क्या हुआ, कृषि की भी शुरुआत हुई है, और उस कृषि में गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती के साक्ष्य हमारे को क्या होते हैं, मिलते हैं। अब आपको मैं पीछे से कनेक्ट करूं तो आप बहुत इजीली समझ जाओगे कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, जो झीलों और नदियों का निर्माण हुआ, वो क्या हुआ, नीचे की तरफ आए, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार में होते हुए आए। अब आप यहाँ पे देखोगे तो उत्तर प्रदेश में ही इनको क्या मिलेगा, चावल के साक्ष्य मिलेंगे। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि नदियों के किनारे चावल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब इनकी बौद्धिक क्षमता इतनी थी कि इन्हें पता था कि चावल के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसलिए ये नदी के किनारे के स्थल को ही इन लोगों ने क्या करा था, चुना था। तो ये आप समझिए, और आज भी है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में चावल की खेती सबसे अधिक होती है। तो इन सब चीजों को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है और कनेक्ट करना है चीजों को, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे क्या है, हमारे को पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं। पशुपालन में कौन कौन से पशुओं को पाल रहे थे, ये कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल आदि जो थे, उनको क्या कर रहे थे, पाल रहे थे या उनका पशुपालन कर रहे थे, ठीक है। स्थायी निवास, पहले के लोग क्या थे, मध्य पाषाण काल की तुलना अगर करें हम इस समय से, तो मध्य पाषाण काल की तुलना में लोग अब क्या कर रहे थे, झोपड़ी या कच्चे मकान का निर्माण कर रहे थे। पहले क्या कर रहे थे, मध्य पाषाण काल में वो गुफाओं में रह रहे थे और घुमंतु प्रकार के लोग थे। अब यहाँ पे कच्चे मकान का निर्माण कर रहे हैं और गांव का निर्माण कर रहे हैं, मतलब ये इनके अंदर क्या आ रहा है, स्थायित्व आ रहा है, मतलब एक जगह रहने के वो हो रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, वो गुफाओं में रहते थे कुछ समय और फिर वहां से क्या चले जाते थे, वहां पे उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। बट यहाँ पे क्या है, स्थायी निवास है। स्थायी निवास का मतलब यहाँ पे अब ये गांव बनाने लग गए। अब जब गांव बनाएंगे तो ये क्या होगा, उस तरीके से समुदाय भी बनेगा, और इनकी जीवन शैली को अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, समुदाय का भी निर्माण इस समय में होते हुए हमें दिखेगा, ठीक है। उसके बाद औजार की बात करें तो औजार की बात अब क्या हो गए थे, थोड़े से और अपग्रेड हो गए थे। अपग्रेड मतलब उसको घिसाने लग गए थे, उसके बाद उसको चिकना करने लगे थे, और चमके हुए पत्थरों से क्या करने लगे थे, औजार बनाने लग गए थे। छोटे छोटे औजार थे, और इन औजारों का आप इस्तेमाल शिकार के लिए कम होता था। अब किन चीजों के लिए होता था, पशुपालन के लिए, ठीक है। नॉर्मली मैंने आपको बताया कृषि की शुरुआत हो गई थी, तो लोग अब क्या कर रहे थे, जीव जंतु का शिकार थोड़ा धीरे धीरे क्या करेंगे, कम करेंगे। ऊपर से पशुपालन कर रहे थे, इसका मतलब क्या है, वो उससे नई नई चीजें आएंगी, बकरी, बैल, उनसे क्या करेंगे, खेती, या भेड़ बकरियों से कपास वगैरह इकट्ठा करेंगे। तो इन सब तरीकों से क्या कर रहे हैं, वो जीवों के प्रति धीरे धीरे कम अपना जीवन निर्भर कर रहे हैं, मतलब
कि खाने के लिए वो अब सिर्फ जीवों का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब कृषि की शुरुआत करी है, धीरे धीरे क्या होगा, जीवों की जीवों का शिकार भी कम होगा, और जीवों का शिकार कम होगा तो हमें जीवों के शिकार से रिलेटेड औजार भी या उपकरण भी क्या होंगे, कम दिखेंगे। अब औजार या उपकरण हमें किन से रिलेटेड दिखेंगे, पशुपालन और कृषि से रिलेटेड। पशुपालन से रिलेटेड औजार में हम माने तो हमें कौन से दिखेंगे, जैसे कुल्हाड़ी हो गया, कुल्हाड़ी का इस्तेमाल पेड़ को काटने के लिए, ठीक है, छीलने के लिए, जैसे हमारे पास होता है घास वगैरह छीलने के लिए, ताकि वो क्या कर सके, पशुपालन में बैल वगैरह को क्या कर सके, बैल गाय को दे सके। तो इस तरीके के औजार क्या करने लग गए थे, वो इस्तेमाल करने लग गए थे। उसके बाद हमारे पास क्या है, बर्तन। मिट्टी के बर्तन मिले हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के मिले हैं। हड्डी और पत्थरों के औजार भी मिले हैं, कई जगह मिले हैं। इसके साक्ष्य जहाँ जहाँ मिले हैं उनके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। कपड़े की बात करें, अब मानव इतना अपनी बुद्धि का विकास करने लग गया कि अब वो क्या करने लग गया, कपास और ऊन से वस्त्र बनाने लग गए। पशुपालन कर रहे हैं, अब उनको पेड़ों की भी समझ होने लगेगी, और किस तरीके से वस्त्र बनाया जाता है उसकी भी शिल्पकारी भी इनको धीरे धीरे इनके में विकसित होनी शुरू हो जाएगी। जैसे मध्य पाषाण काल में कला का विकास हुआ, उसी तरीके से अब क्या हो रहा है, यहाँ पे शिल्पकारी का विकास होगा, कला भी क्या करेंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी। अब धार्मिक जीवन की भी बात करें अगर हम, तो धार्मिक जीवन में ये कुछ सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, पृथ्वी आदि का भी क्या करने लग गए थे, पूजन करने लग गए थे। और एक साक्ष्य में और भी मिलता है कि मृतकों को क्या करने लग गए थे, मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाने लग गए थे। तो इस चीज को भी आप क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैंने आपको इसमें बताई, ये जो मेन विशेषता है उससे रिलेटेड है। अब उसके बाद हमारे को जो इस टॉपिक से पढ़ना है न्यूलिथिक एज में, वो है कि प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। प्रमुख स्थल में एक आता है मेहरगढ़, ये थोड़ा सा वो हो गया, हाइड हो गया, तो अब मैं बता देता हूँ। मेहरगढ़ था जो कि अभी के करंट के पाकिस्तान के बलूचिस्तान हिस्से में है। बलूचिस्तान कहाँ पे है वो मैं बता दूं आपको। बलूचिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ है, तो उसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। पश्चिमी पाकिस्तान का मतलब यहाँ पे क्या है, जो अभी युद्ध हुआ था कुछ समय पहले की बात है, भारत और उसका, तो आपने बलूचिस्तान के बारे में पढ़ा होगा। बलूचिस्तान लिबरल आर्मी थी, बीएलआई, बीएलए, जो जिसके बारे में आपने न्यूज में सुना होगा। अगर आप ऐसे ही चीजों को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आपको चीजें ज्यादा याद रहेंगी और ज्यादा समझ में आएंगी। तो बीएलए क्या था, बलूचिस्तान लिबरल आर्मी थी, जो कि क्या चाहती है, पाकिस्तान से अलग होना चाहती है। तो ये वही हिस्सा है जो कि अभी पाकिस्तान में है, और यहाँ से भी हमें क्या मिले हैं, बहुत सारे साक्ष्य मिले। मेहरगढ़ में हमारे को देखा जाए तो बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, नॉर्मली मानव बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसको आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, इसलिए मेहरगढ़ को आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बुर्ज होम कश्मीर में है। कुत्ते के साथ क्या है, यहाँ पे दफनाने की प्रथा मिली है, मतलब मृतक के साथ किसी पालतू जानवर को दफनाने का साक्ष्य यहाँ पे मिला है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यहाँ पे कई और भी चीजें मिली हैं, जैसे कि उपकरण मिले हैं, ठीक है, और गर्त निवास भी मिला है यहाँ पे। मृदभांडों में विशेषताएं, विविधता भी मिली है यहाँ पे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि गर्त निवास का मतलब यहाँ पे ये होता है, बुर्ज होम की बात कर रहे हैं हम, तो गर्त निवास का मतलब होता है कि किसी जमीन में गड्ढा करके वहां पे रहना, उसको गर्त निवास कहते हैं। जमीन के अंदर गड्ढा करके रहना, उसको गर्त निवास बोलते हैं। और यहीं पे हमें क्या साक्ष्य मिलता है, कुत्ते के साथ किसी मृतक को दफनाने, मतलब किसी मृतक के साथ किसी कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी हमें मिलता है। मृत भांडों की विशेषता की बात करें, मतलब यहाँ पे विविधता की बात करें, तो यहाँ पे बर्तनों में विविधता पाई गई, अलग अलग रंग के बर्तन यहाँ पे पाए गए। उसके बाद हमारे पास चिरांद, जो कि बिहार में है, यहाँ पे धान की खेती का प्रमाण मिलता है। उत्तर प्रदेश में महागेरा, यहाँ भी हमारे को धान की खेती का
साक्ष्य मिलता है, उपकरण के साक्ष्य मिलते हैं। और भी कई सारे स्थल हैं। कोलदीहा उड़ीसा में है, पिकलीहल, मास्की, ब्रह्मगिरी ये सब कर्नाटक में है। तो आपको क्या रखना है, इनको ध्यान में रखना है। और स्थल से रिलेटेड चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है कि स्थल से रिलेटेड चीजों को आप खुद से खोजने का प्रयास करेंगे तो वो आपको ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा इस पे बात कर लेते हैं छोटे से शॉर्ट में, ताकि आपको सारी चीजें दोबारा क्लियर हो जाए। नवपाषाण काल की हम बात कर रहे थे, 9000 से लेके 4000 ईसा पूर्व की बात है। ये वैश्विक स्तर पर है। और भारत के संदर्भ में हम बात करें तो ये 6000 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें, कृषि की शुरुआत हो गई थी इस समय में। गेहूं, जौ, चावल आदि की खेती होनी शुरू हो गई थी। उसके उसके बाद हमारे को पशुपालन का भी साक्ष्य मिलता है। कुत्ता, भेड़, बकरी, बैल आदि को पालतू बनाने का साक्ष्य हमें मिलता है। उसके बाद स्थायी निवास की बात करें, पहले मध्य पाषाण काल में हम जब बात कर रहे थे उस समय पे लोग क्या थे, घुमंतु प्रकार के थे। मतलब लोग एक जगह नहीं रहते थे, वो अलग अलग जगह जाके क्या कर रहे थे, अपना रह रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, स्थायी निवास हुई, झोपड़ी बनाने लग गए, बस्तियां बनाने लग गए, कच्चे मकान बनाने लग गए। अब क्या हो गया, जब इन सब चीजों को आप बनाने लगोगे तो अब क्या हो जाता है, ये एक गांव का निर्माण कर देता है। तो इसी तरीके से क्या हुआ, इन्होंने गांव का निर्माण शुरू करा। और जब गांव का हम निर्माण करते हैं तो एक समुदाय का भी क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसी तरीके से क्या है, इसी काल में हमें क्या मिलते हैं, गांव के निर्माण का साक्ष्य मिलता है, समुदायों का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, उसके बाद औजार की बात करें, चिकने, घिसे हुए और चमकाए हुए पत्थरों से बनाए जा रहे थे। और औजार क्या थे, मध्य पाषाण काल की तुलना में इनको अपग्रेड कर दिया था काफी ज्यादा। उसके बाद हमारे पास क्या है, बर्तन की बात करें तो मिट्टी के बर्तन में आपको कई सारी विविधता मैंने बताई कि कई सारी विविधता वाले मिट्टी के बर्तन मिले। हड्डी और पत्थरों के औजार भी मिले। इन सब चीजों को भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। कपड़े के बारे में अगर हम बात करें तो कपास और ऊन से वस्त्र बनाए जा रहे थे यहाँ पे। मतलब शिल्पकारी, जैसे कि मध्य पाषाण काल में हमारे पास कला का विकास हुआ, उसी तरीके से हमारे पास नव पाषाण काल में क्या हुआ, शिल्पकारी का विकास हुआ। और साथ में ऐसा नहीं है कि कला का विकास नहीं हुआ, कला भी आगे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसके बाद धार्मिक जीवन की हम बात करें तो धार्मिक जीवन में सूर्य, चंद्रमा, वर्षा, पृथ्वी आदि का क्या करने लग गए थे, पूजन करने लग गए थे। और मृतकों को मिट्टी के साथ दफनाने लग गए थे। और एक जगह जो मैंने आपको बताया, बुरजहोम, जहाँ पे मृतक के साथ क्या करा गया था, उसके कुत्ते को दफनाया गया था। इसका मतलब क्या था, वो कुत्ता शायद उस मृतक का बहुत चहेता रहा होगा, इसलिए उसको क्या करा था, उसके साथ दफनाया गया था। अब हम बात करें आगे की, तो जैसे कई सारे स्थल बताए, मेहरगढ़, बुरजहोम, चिरांद, महगरा, कुलदीहा, पिकलीहल, मास्की, ब्रह्मगिरी और भी कई सारे स्थल हैं। ऐसा नहीं है कि बस यही है। बिहार में, असम में भी कई सारे स्थल है जहाँ मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में भी, लगभग पूरे बिहार, मतलब लगभग पूरे भारत में मिलेंगे यहाँ पे। बट आपको कुछ जगहों को ध्यान में रखना है, जैसे कि मेहरगढ़, जो कि अभी बलूचिस्तान में है, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है। उसके बाद बुरजहोम, जो कि कश्मीर में है। यहाँ पे क्या मिला था हमारे को, गर्त निवास, मतलब जमीन के अंदर के निवास मिले थे। अब आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि गर्त निवास से यहाँ पे क्या है। गर्त निवास का मतलब जमीन के अंदर का निवास। और आप समझ सकते हैं कि उस समय लोगों की बौद्धिक क्षमता कितनी बढ़ती जा रही थी, कि उन्हें पता था कि ये ठंडी जगह है, तो इससे बचाव के लिए हमें क्या करना होगा, किसी झोपड़ी को बना के हम इस ठंडी जगह पे नहीं बच सकते, तो हमें क्या करना होगा, जमीन के भीतर रहना बहुत आवश्यक होगा। क्योंकि जमीन से भी क्या होती है, हीट उत्पन्न होती है, इस वजह से उनको ठंड कम लगेगी और वो बचे रहेंगे। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी बौद्धिक क्षमता में कितना विकास हुआ। चिरांद, जो कि बिहार का हिस्सा है, बिहार में पड़ता है, यहाँ पे
धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेघारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे भी साक्ष्य मिले हैं। और भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हमें नवपाषाण काल के बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप बता दीजिए, मैं और भी अच्छे से इस चीज को क्या कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ और आपके सापेक्ष मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हिंदी में आपको कोई भी इस तरीके से नहीं समझाएगा। प्राचीन इतिहास और भी आगे के इतिहास को भी हम पढ़ेंगे। अब हम क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पे भी जाएंगे, उसके आगे भी हम बढ़ेंगे। सिर्फ प्राचीन इतिहास के बारे में ही बात नहीं करूंगा, मध्यकालीन इतिहास के बारे में भी पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत के बारे में भी पढ़ाऊंगा, तो आधुनिक इतिहास के बारे में भी पढ़ाऊंगा। तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। और मैं चाहूंगा कि आप इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करो वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं क्या करूं, और भी वीडियोस अपलोड करूं, ताकि आपके लिए वो हेल्पफुल रहे। और आपके जो दोस्त हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी क्या हो, इन वीडियो से क्या मिले, सहायता मिले या हेल्प मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्राचीन इतिहास को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियोस में। तो धन्यवाद आप सभी लोगों को। हेलो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का वेलकम है एसजे एजुकेशन में। हम